अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। और ये तो पूछना ही बेकार है कि ठीक ठाक हैं, क्योंकि कल जिस सूरत हाल से सारे कराची हाइट्स गुजरे हैं, तो ऐसी सूरत हाल जो है इसके बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके थे कि रेन एमरजेंसी का क्या होगा, अगर कराची में जो है वो ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होगा, और फिर उसके बाद जो डैमेज होता है वो क्या होगा। आप आइडिया नहीं लगा सकते कि कल जो सिचुएशन रही। बहरहाल दिन का आगाज़ करते हैं दुआओं के साथ, और दिन का आगाज़ करते हैं इन उम्मीदों के साथ कि अल्लाह ताला इस शहर और इसके शहर में रहने वाले लोगों की किस्मत जो है वो बदल दे, और किसी तरीके से जो इंतज़ामिया है, हुक्मरान हैं, सिंध गवर्नमेंट है, उनको ये ख्याल आ ही जाए कि इस शहर की किस्मत भी बदलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलना चाहिए और इस शहर के हालात भी बदलने चाहिए। अच्छा, अब बारिश की सूरत हाल है, और जिस तरीके से बारिश की बहुत सारे जो स्पेल्स हैं, इस हवाले से कहा जा रहा था कि लगभग 2 स्पेल और आने हैं, जिसमें से ये एक स्पेल है जो कि इंतहाई तबाहकारी जिसने कल मचाई। तो उस हवाले से अब आप लोग अगर घरों में भी हैं, क्योंकि आज आम तातील है, कराची में छुट्टी है, तो घरों में भी हैं तो एहतियात करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, और बिजली की जो तारें हैं, खंबे हैं, उनके पास ना जाएं। अगर गलियों में, सड़कों में, आपके घर के बाहर जो कि पानी भरा ही होगा ओवरऑल, क्योंकि जो सिचुएशन है वो कुछ इसी तरीके की है, तो उस पानी में ना जाएं, जरासीम से बचें, घरों को साफ़ रखें, कोशिश करें कि सफाई का ख्याल ज़्यादा रखें, क्योंकि बारिश के बाद की जो सूरत हाल होती है ना, उसमें फिर होता कुछ इसी तरीके से है कि बीमारियां भी फूट पड़ती हैं और स्किन एलर्जी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो हो गई वो सारी बातें जो हमने एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है। अब कुछ बात करते हैं कि कल क्या सूरत हाल रही। तो कल दावे, वादे, बातें, इन तमाम तर चीज़ों के पोल खुल गए। अच्छा, अब जो सिचुएशन रही, सिचुएशन जो थी वो कुछ इस तरीके से थी सूरत हाल कि बच्चे एक मुकाम पर अलग फंसे हुए थे, किसी जगह पर बुजुर्ग फंसे हुए थे, किसी जगह पर लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे। 9-9 घंटे, 14-14 घंटे हो गए थे, लेकिन सूरत हाल काबू में नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन फिर मुझे बैठे बैठे याद आया कि भाई, जब ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो ज़्यादा पानी भी आता है, और फिर अगर शहर कायद में ये पानी आ जाए तो फिर सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो कराची में तेज़ बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का पैदा होना ये कोई नई बात तो नहीं थी। हमारी किस्मतें तो नहीं बदलनी, शहरियों को अपनी मदद आपके तहत घर जाना पड़ता है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये मनाजिर हैं कि लोग किस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, घरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं बेचारे, कुछ ज़ख्मी भी हैं, कुछ को चोटें भी लग जाती हैं, कुछ के घर वाले परेशान हैं, किसी का मोबाइल भीग गया है, किसी का मोबाइल ख़राब हो गया है। सड़कों की सूरत हाल जो है वो बद से बदतर है। तो कराची में तेज़ बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का पैदा होना नई बात नहीं है। कराची में ये तेज़ बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। 1990 से ये सूरत हाल देखी गई है। खुसूसन शार फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर रही। शहरी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का ये मुँह बोलता सबूत है। साल 1990 से लेकर 2025 तक कराची में मानसून बारिशों के नतीजे में बारहा कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी देखी गई, और यही सूरत हाल जो है वो ऑलमोस्ट 1992 में भी रही। अच्छा जी, इसमें जो है क्लिफ्टन है, और फिर इसके अलावा जो डिफेंस है, मलीर है, वहाँ पर बिजली का जो है वो ब्रेकडाउन भी रहा। अच्छा, इसके बाद अगर बैक मतलब यानी कि अगर हम आपको फ्लैशबैक में लेके जाएं, तो सितंबर 2011 में तकरीबन 140 मिलीमीटर जो बारिश थी वो रिकॉर्ड की गई थी। अच्छा, उसके बाद इस बारिश ने शहर को झंझोड़ कर रख दिया था। फिर उसके बाद 2020 में कराची की तारीख का बदतरीन सैलाब या फिर अर्बन फ्लडिंग जो है देखने में आई। फिर 27 अगस्त को रिकॉर्ड 230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई, जिसके नतीजे में आई चंद्रीगढ़ रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई, जबकि शारा फैसल भी तालाब का मंजर पेश करने लगी थी। इस दौरान 40 से ज़ायद हलाकतें और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। साल 2022 जुलाई में भी कई रोज़ की मुसलसल बारिश ने एक दफ़ा फिर से शारा फैसल, चंडीगढ़ रोड और मुलिका इलाकों को मुतासर किया। ये सूरत हाल रही। अब जो करंट सिचुएशन रही, ये करंट सिचुएशन कुछ इस तरीके से रही कि बारिश हुई, तकरीबन कहा जा रहा है कि बारिश जो है वो 76 मिलीमीटर, या कुछ लोग इस तरह भी कह रहे हैं कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, जबकि सिंध गवर्नमेंट की जो तर्जुमान है वो ये कहते हैं जी 40-50 जो मिलीमीटर है वो कराची की बारिश जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, या वो जो है वो सह सकती है। बट अगर इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या? तो ये वही सवाल है जो कि हम अपने शो पे बैठ के अक्सर पूछते रहे हैं कि क्या हमने तैयारी कर ली है, क्या हम तैयार हैं,
क्या कराची तैयार है, क्या नालों की सफाई हो गई, क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, क्या हमारे पास इतनी वर्क पावर है कि हम लोगों को एट टाइम्स बारिश के टाइम क्योस से बचा सकें। फिर ये कहा जाता है कि जी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो आपने क्या इंतजाम करके रखे। इतना पानी सड़कों पे, घरों में, आप यकीन करें कल ऐसा लग रहा था जैसे कराची ना शहर डूब गया है। सड़कें देखने को नहीं मिल रही थी, गाड़ियां तैर रही थी, ट्रक उल्टे हुए थे। यानी इतनी बदतरीन सूरत हाल इससे पहले देखने में नहीं आई कि लोग परेशान थे। स्कूल की जो वैन्स थी वो स्टक हुई हुई थी, वालदैन परेशान थे। जो वैन्स ड्राइवर थे उनके मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, वालदैन को कुछ नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी से कोई राब्ता नहीं है। लोग फंसे हुए हैं। अगर कोई ऑफिस से घर के लिए निकला है तो वो रात को पहुंचा, अगर कोई रात में खुदा ना खास्ता किसी को पिक करने जाना है या कोई बहुत ज़रूरी काम से जाना है, इमरजेंसी जाना है हॉस्पिटल में, तो वो रास्ते में ही रह गया। अगर अस्पताल में जो लोग मौजूद हैं और उसके बाद जो है अगर उनको वहाँ से छुट्टी मिलनी है तो वो छुट्टी नहीं मिल सकी उनको, वो हॉस्पिटल में ही रह गए। तो ये सारी सूरत हाल रही और ओवरऑल जिस तरह से कल इस शहर का हाल रहा और जो सूरत हाल रही वो मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, अब कुछ आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं। ये वो मनाजिर हैं, ये देखिए जी, ये डाउर यूनिवर्सिटी की पॉइंट है जो कि इस वक्त यहाँ पर ताहिर विला के करीब ये एक जगह है जहाँ पर ये स्टक हुआ है। तो आप देखें कि ये स्टूडेंट्स का पॉइंट है, ये मुस्तकबिल के मेमारों का पॉइंट है, ये डॉक्टर्स का पॉइंट है जो कि इस वक्त यहाँ पर स्टक है और इसको किसी तरीके से जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये एक बस नहीं है या ये एक पॉइंट नहीं है, ऑब्वियसली ऐसी कई जो है वो ट्रक थे, ऐसी कई जो है वो बसेस थी जो कि स्टक हुई। रास्ते में जब मैं वापस आ रही थी तो कई सारी ऐसी गाड़ियाँ मौजूद थी जो कि बंद थी, खड़ी हुई थी, और जो भी उन गाड़ियों के जिनकी गाड़ियाँ थी वो लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन वो गाड़ियाँ जगह जगह खड़ी हुई थी। जब वापस आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रही थी तो मैंने पहली दफ़ा इस शहर में ये मनाजिर देखे कि कहीं ट्रक उल्टा हुआ था, कहीं गाड़ियाँ फंसी हुई थी, किसी गाड़ी का बम्पर निकला हुआ था, कहीं दीवारें टूटी हुई थी। 2 लोग अपनी जान से गए, 2 लोग जाँ बहक हुए। इसके अलावा कई लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, करंट भी काफ़ी लोगों को लगा, बिजली का निज़ाम भी मअतल रहा, इतना मअतल रहा कि लोगों के घरों में पूरा पूरा दिन बिजली नहीं थी। यहाँ बारिश का पानी टपका और यहाँ पर बिजली गायब। बिजली नहीं तो पानी भी नहीं, जाहिर है जिन लोगों की मशीनें हैं या जो लोग पानी ऊपर चढ़ाते हैं तो वो पानी भी नहीं चढ़ा सके अपने अपने टैंक्स में। फिर दीगर मसले, घरों में पानी आना शुरू हो गया। हत्ता कि कल कराची वालों ने इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया कि जो लोग गलियों में फंसे हुए थे ट्रैफिक जैम की सूरत हाल में और गलियों में भी रश था, तो उन्होंने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए कि अगर कोई पनाह लेना चाहता है, अगर कोई यहाँ पर रहना चाहता है तो वो रुक जाए। तो कल वो मनाजिर देखने में आए जो मनाजिर हमने कभी नहीं देखे। जिंदा दिल कराची अंडर पासेस में अगर फंसे रहे तो वहाँ पर बच्चे भी थे, तो वो क्या करते, कब तक फंसे रहते। उन्होंने वहाँ एंजॉय करना शुरू कर दिया, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, किसी ने रोना शुरू कर दिया। समझ कुछ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। और वो जो वादे थे ना, वो जो दावे थे कि हमने नालों की सफाई करा दी, हमने शहर के इंतज़ामात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लेके तमाम तर चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर ली, वो कहीं धरे के धरे रह गए, वो दावे कहीं धरे के धरे रह गए। तो ये सूरत हाल रही। फिर हमने देखा कि गवर्नर सिंध भी निकले और फिर उन्होंने धक्के भी लगाए बहुत सारे लोगों की गाड़ियों में। इसके अलावा फिर मेयर कराची भी बड़ा मुतहर्रिक रहे और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक के बाद एक एक्सक्यूज़ जो है वो सामने आता ही रहा। इस हवाले से अभी कहाँ पर क्या सिचुएशन है ज़रूर अपने शो में आपको बताएंगे। अभी ओवरऑल सिटी सिचुएशन क्या है ये ज़रूर अपने शो में आपको बताएंगे। तो अभी जो है मैं आपके साथ में ये रूट्स जो है वो शेयर कर लेती हूँ जहाँ जहाँ पर इस वक्त अभी पानी नहीं निकाला जा सका या जहाँ शाहराहें खुल गई हैं या जहाँ रोड्स बंद हैं। ये सबसे पहले जी जो रोड है वो है ज़ियाउद्दीन और ऐवान सदर रोड, जहाँ पर पानी मौजूद है। अच्छा जी, फिर ये गवर्नर हाउस है जिसके तरफ से पानी नहीं निकाला जा सका। फिर ये शाहीन कॉम्प्लेक्स है, आर्ट्स काउंसिल तक की जो रोड जाती है वहाँ पर पानी मौजूद है, अगर आप वहाँ से आ जा रहे हैं तो ध्यान रखें। अच्छा जी, फिर उसके बाद आई चंद्रीगढ़ रोड है, फिर उसके बाद हबीब बैंक प्लाजा है, फिर ये पुलिस ऑफिस और फिर ये GPO के करीब जो है वहाँ पर पानी मौजूद है। अच्छा, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी पानी नहीं निकाला जा सका। तो किया क्या है, फिर मेन शाहराहों को साफ़ कर दिया है ताकि लोगों को ये लगे कि जी शहर सूख गया है, शहर में अब पानी मौजूद नहीं है। बोल्टन मार्केट और खारादर के अतराफ़ में भी पानी मौजूद है। इसके अलावा KMC हेड ऑफिस और सिटी कोर्ट के अतराफ़ में भी पानी मौजूद है, 1-1 फुट पानी मौजूद है। नेपियर रोड हो या फिर मेडिसन मार्केट हो, डेंसो हॉल हो, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। गोदाम चुरंगी में पानी जमा है। फिर
ट्रक रात से वहाँ पर फंसा हुआ है। इसके अलावा कॉजवे नदी का जो पानी है वो बिफर गया, तो कॉजवे रोड को बंद कर दिया गया। अभी हम आपको थोड़ी देर में जो है वो वहाँ के मनाजिर भी दिखाएंगे कि वो जो कॉजवे रोड है उसको बंद कर दिया गया। हसन स्क्वायर के करीब जो है गरीबाबाद जाने वाली जो सड़क है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। सोल्जर बाज़ार है, उर्दू बाज़ार है, उसके करीब वहाँ पर पानी भरा हुआ है। फिर अब क्लियर क्या क्या है? क्लियर जो है वो मेन शारा फैसल है, एम ए जिना रोड है जहाँ से पानी निकाल दिया गया है। सदर की मुख्तलिफ सड़कें जो हैं जो मेन है वहाँ से पानी को क्लियर किया गया है, और यूनिवर्सिटी रोड का जो एक ट्रैक है वहाँ से पानी उतर गया। और यूनिवर्सिटी रोड तो यकीन करें ये जैसी जहन में आती है ना, ये ख्याल आता है कि ये रोड कब बनेगी। यहाँ पर जो एक मंसूबा चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। काइंड ऑफ वो एक सर्विस रोड है, लेकिन उसको भी ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जाता है और ट्रैफिक वहाँ जैम रहता है। तो ये सूरत हाल ओवरऑल मैंने आपके साथ में शेयर की। अभी करंट क्या सिचुएशन है ये भी जानेंगे, हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सीरियस 10। वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। तो बात हो रही है कराची की सिचुएशन के हवाले से और बात हो रही है बारिश के हवाले से। अच्छा, ये जो बारिश है इसने बहुत तबाहकारी मचाई, और कल से लेकर अब तक जो सिचुएशन है, क्या करंट सिचुएशन है, और दावे वादे और बातें वो कहाँ हवा हो गई, वो कहाँ जो बातें थी कि जी सारी चीज़ों की सफाई हो गई है, इंतज़ामात मुकम्मल हैं, रेन के लिए, रेन एमरजेंसी के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे करस्पॉन्डेंट वसीम भाई ने हमें ज्वाइन किया है और आज़ाद भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वसीम भाई, सबसे पहले तो करंट सिचुएशन शेयर करें कि अभी करंट सिचुएशन जो है वो क्या है शहर की? जी बिल्कुल, करंट सिचुएशन ये है कि कल जब शदीद बारिश हुई है तो उससे शहर की जो सूरत हाल थी वो तो सबको पता है कि कौन कौन सी जो अहम शराहें हैं या फिर गली मोहल्ले जो हैं वो ज़ेरे आब आए। अहम शराहें अगर बात करें तो शराय फैसल है, इसी के साथ साथ लियाकताबाद के मुख्तलिफ हिस्से हैं, 10 नंबर से जो शरीफाबाद वाला हिस्सा है वो बेशतर शराहें जो हैं वो ज़ेरे आब आईं। लेकिन अब जब बारिश का सिलसिला रात को रुका और जब सुबह हुई तो सुबह जो है वो ना सिर्फ जो मुतल्लिका हुकाम है, सिर्फ केएमसी ही नहीं, यानी कि केएमसी या फिर जो दीगर इदारे हैं, यानी कि जो सीवरेज के इदारे, बलियाती इदारे हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर इदारे हैं जिसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इसी के साथ साथ इंजीनियरिंग के शोबाजात हैं जो कि इन्हीं महकमों से मुंसलिक हैं, उनके जो है क्या कहते हैं, उनकी कारकर्दगी भी जो है वो खुलकर सामने आई है। बिलखुसूस मैंने जो देखा है कि लंडी कोतल से लेके जो ताहिर बिला की तरफ जो रोड जाता है और बिलखुसूस वहाँ से आने वाला रोड है, उस हिस्से पे जो है वो तरक्याती काम हो रहा है। वहाँ पर जो है मैंने देखा कि डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक पॉइंट जो था वो धंसा हुआ था। हाँ, कुछ इसी किस्म की सूरत कल भी देखी। अच्छा, एक हॉरिबल सिचुएशन मैंने ये देखी कि लियाकताबाद 10 नंबर से जो हम जाते हैं सिंधी होटल की तरफ, यानी कि वो रास्ता जाता है जहांगीर रोड की तरफ, PIB की तरफ भी जाता है, तो उस रोड पर जगह जगह जो है वो रोड बेड गया, यानी कि गड़े पड़ गए हैं, यानी कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत दूसरे लोगों को नुकसान से बचाने के लिए या हादसा से बचाने के लिए कुछ रुकावटें खड़ी की हुई हैं ताकि लोग उन रुकावटों को देख के उस जगह को इस्तेमाल ना करें। तो यानी कि ये सूरत हाल बता रही है कि जो हमारे यहाँ पे जो रोड बनते हैं उसमें किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, किस किस्म की जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, किस यानी कि जो इंजीनियर्स हैं उनकी कारकर्दगी क्या है, वो तमाम तर चीज़ें ये बारिशें जो है ना वो आया कर देती है। इसी तरीके से अगर बात करें 10 नंबर से वो रास्ता जो कि शरीफाबाद की तरफ जा रहा है, इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि ये दरिया कोई एक अचानक से यहाँ पर आ गया है जो कि बह रहा है, और ना सिर्फ वो हिस्सा बल्कि उसके इतराफ़ की मेन रोड के साथ हमने देखा है कि जो गलियाँ भी हैं वो भी जो है वो ज़राब आई हुई हैं। और ये रोड जो है वो अहम रोड है जहाँ पे हम देखते हैं कि रोज़ाना के बुनियादों पर हज़ारों लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजरती है, लेकिन लोगों को अब जो है वो सुबह के औकात में दफातर पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों को ना दफातर पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और जो रोड क्लियर हुई हैं वसीम भाई उसमें शारा फैसल, एम ए जिना रोड और सदर की कुछ मेन रोड्स हैं जो कि इन्होंने क्लियर की हैं। क्वेश्चन वही है अगेन कि बातें तो बड़ी सारी थी, दावे तो बड़े सारे थे, लेकिन जो कल हालात थे आप देखिए, ऐसा लग रहा था कि कल कराची शहर में सड़कें ना ढूंढने से नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस आवाम का जम्मे गफ़ीर है, कोई फ्लाईओवर पर स्टक है, कोई अंडरपासेस पर स्टक है, कोई सड़कों पे स्टक है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों के मोबाइल फ़ोन ज़ाहिर है उनकी बैटरी डेड हो गई, लोगों के घर वाले परेशान,
हॉस्पिटल में जिन मरीज़ों को छुट्टी मिलनी थी वो हॉस्पिटल में रह गए क्योंकि वो नहीं जा सके, जो जहाँ था वो वहीं रहा। तबाहकारी की सिचुएशन थी और फिर उसके ऊपर गवर्नर सिंह जो है वो धक्का भी लगाने आ गए जी जी। लोगों की गाड़ियों पे। ये कैसी सिचुएशन है, ये क्या हालात हैं कि हम पहले से तो प्रिपरेशन करके रखते नहीं हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, इसमें तमाम तर जो बलदियाती इदारों के वसाइल हैं उनका जायज़ा लेना होगा। सही। अच्छा, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम कि बिल्कुल बलदियाती इदारे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, ऐसा भी सही। नहीं, क्योंकि कल भी हमने कुछ जगहों पे देखा कि जो उनकी मशीनरी थी जिसमें बिलखुसूस बड़े बड़े जो पंप्स थे, डिवाइडिंग पंप्स हैं, उनकी मदद से उन्होंने पानी की निकासी भी मुमकिन बनाई है। सही। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज भी पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो पत्थरों के दौर, ये पुराने दौर का जी है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ। हमने देखा कि लोग जो है, जो बलियाती अमला है, वो जो उनके एहलकार हैं वो वाइपर के ज़रिए से पानी को जो है वो सक करने में लगे हुए हैं। हाँ। तो ये सूरत हाल भी थोड़ी सी एक अलार्मिंग है। अच्छा, उसके साथ साथ जो इदारे में काम करने वाले लोग हैं जो हाँ। कि क्या कहते हैं, सीवरेज की लाइनें बिछाते हैं या फिर तमाम सूरत हाल को देखते हैं, ये उनसे पूछना चाहिए कि आया ऐसा क्या हुआ कि बारिश हुई और बारिश का पानी की निकासी नहीं हो सकी है। निकासी आपके इंतजामात थे ही नहीं, सड़कों पर लग रहा था कि लोग बेयारों मददगार हैं। और यही नहीं, ये हमने स्टैट्स भी निकाले हैं, ये पूरी रिपोर्ट है, ये स्टैट्स भी हैं। और ये स्टैट्स में जो है वो 1990 से लेके यहाँ 2025 तक के स्टैट्स हैं। और जो मनाजिर देखने में आए कल, जो लोगों ने बताया कि जो हिस्ट्री रही है इस शहर की, वो कुछ इस तरीके की थी कि एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसको लोगों ने पिक किया। और वो तस्वीर बिल्कुल वैसी थी जैसे कि यहाँ पर 1992 में वो सिचुएशन थी और उस तरह की तस्वीर थी, उस तरह से लोग परेशान थे। तो ये जो सिलसिला है ना, ये तकरीबन 1990 से लेके 2025 सेम रहा, चेंजेस कोई नहीं आए। हाँ, ये ज़रूर हुआ होगा कि कहीं सड़कों से जल्दी पानी निकाल दिया गया, लेकिन बारिश के टाइम पर वो जो 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे जो एक क्यास क्रिएट होता है, वो जो है वो लगता है सिंध गवर्नमेंट को कि वो तो बारिश हो रही है तो ऐसा होगा। आज़ाद भाई, तो बारिश हो रही है तो ऐसा होगा, तो फिर आवाम क्यों परेशान है? हम लोग सब बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में कि जी कहाँ गया बल्दियाती निज़ाम, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्लानिंग है? वो तो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ ही जाता है फिर। सबा मैं सहरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं बारिश को रहमत समझता हूँ जी और अल्लाह पाक की तरफ से रहमत ही है जी। लेकिन मैं इस बारे में ये नहीं सेंस नहीं फैलाऊंगा हाँ क्योंकि बारिश एक रहमत थी। जी। हम कहते हैं बारिश ने तबाही मचा दी, कि बारिश ने तबाही नहीं मचाई थी, ये हमारी अपनी लापरवाही इदारों की गफलत थी जिसकी बायस ये जहमत बनी हमारे लिए। बारिश एक रहमत थी, उसको जहमत किसने बनाया? हमारे इदारों की गफलत थी। मैं कल सिंध सेक्रेटरी का मौजूद था, बड़ी मुश्किल से पहुंचा था, गुलिस्तान जोर से निकला, न्यू टाउन तक पहुंचा। मेरी गाड़ी जो आगे चलने के लायक नहीं थी, मैंने न्यू टाउन थाने के पास गाड़ी खड़ी की, वो फुटपाथ के ऊपर गैर कानूनी तरीके से मैंने गाड़ी महफूज रहे। मैं वहाँ से लिफ्ट लिए मैं सेक्रेटरी पहुंचा हूँ। सेक्रेटरी पहुंचे, इतनी बारिश तेज थी, सही। सिंध के अफसरान भाग चुके थे, सिंध की ब्यूरोक्रेसी भाग चुकी थी, मुलाजमिन भाग चुके थे जो सूबे का दारुल खिलाफा है। हाँ यहाँ तक सूरत हाल थी कि सिंध सेक्रेटरी का तालाब बन चुके थे, पानी पानी था। सही। कहाँ था हमारा सीएम सिंध, कहाँ था हमारा मेयर कराची, कहाँ था हमारा चीफ सेक्रेटरी, कहाँ था वज़ीर बल्दियात, कहाँ था वज़ीर टाउन प्लानिंग, कहाँ थे हमारे इदारे, कहाँ थी रियासत? सच्ची बात यह है, कल मैंने 21 ग्रेड के अफसर को कबूतर चौक पर एक फैमिली के साथ हारूफ बहन थी, हाँ। उसको धक्का देखा, मैंने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की, उसने मुझे रोका। हाँ उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने मुझे रोका। उसने कहा कि रोड़ी भाई आज खबर मत बनाओ, आज लोगों के एहसास देखो, लोगों को हौसला बढ़ाओ। हाँ तो ये सूरत हाल थी। उस सूरत हाल में मैं इंतज़ामिया मैं बार बार कहता हूँ, हाँ। भाई शहर कराची में बारिश हुई, चलो बारिश तो हो गई, उसके बाद में हमारे पास, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे पास इदारे इतनी गफलत कर रहे हैं, इतनी गफलत कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा दर्जे की नहीं है। फॉर एग्जांपल, सड़क पर पानी निकालने की जिम्मेदारी बनती है मेयर कराची की, टाउन चेयरमैन की, XYZ सबकी, इंतजामिया की, सबकी। लेकिन जो अपार्टमेंट्स बने हुए, फ्लैट्स बने, उनके अंदर से पानी को निकालेगा? हमारे पास एक महकमा है टाउन प्लानिंग जी। हमारे पास जो भी चीज़ बनती है उसके लिए टाउन प्लानिंग होती है। सही। सीवरेज का निजाम कैसे होना चाहिए, कैसी ड्रेनेज प्लानिंग का होती निजाम है, कैसे होना कैसी टाउन चाहिए, प्लानिंग होती है कि पूरे हमारे पास टाउन कोई जो है बिल्डिंग बन जाती, वो प्लानिंग डूब जाते हैं और कहीं नजर नहीं आती सड़कें। इस सूरत में कल मैंने देखा, जी। हम बार बार कहते हैं सिंध हुकूमत नाकाम होगी, मेयर कराची नाकाम होगा। मेयर कराची के पाँव का वीडियो देखिए, यहाँ तक पानी है, लेकिन मेरे और आवाम के यहाँ सीने तक पानी है। ये सूरत हाल थी कल। मैंने जो देखा इदारों में जो नजर बसदार इदारे नजर आए,
वो सिर्फ एक इधर था। वसीम भाई ने फरमाया कि पंपिंग के जरिए पढ़ने का थे पीडीए में, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी मशीनरी थी। केएमसी की मशीनरी कहाँ थी, टाउन कमेटी की मशीनरी कहाँ थी, यूसेज कमेटी की मशीनरी कहाँ थी। हो सकता है थोड़ी देर के बाद में जमात इस्लामी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ओ भाई जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहाँ थे, यूसी चेयरमैन कहाँ थे, काउंसिलर कहाँ थे। चलो पीपल्स पार्टी बुरी अच्छी जो कुछ का इल्जाम लगाते रहे क्योंकि उनकी हुकूमत हम कहते रहेंगे, लेकिन कल कहीं हुकूमत नजर नहीं आई। रात को बारिश खत्म होने के बाद में हमारे सीएम साहब पूरी काबीना के साथ लश्कर साथ निकले जैसे जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं या मुहाज पर जा रहे हैं, आए हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। खुदा की कसम कल तक कहीं हुकूमत थी नहीं, रियासत थी नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो जिम्मेदारी बनती है रियासत के जो सिलेक्टर हैं, सिलेक्टर कल कहाँ थे भाई। हम कहते हैं भाई चलो ठीक केएमसी इदारा है, उसकी हुदूद 40% है, बाकी टाउन कमिटीज में, इसके साथ साथ कैंटोनमेंट के एरियाज में। आजाद में जिस तरह से बात कर रहे हैं ना कि कल कोई नजर ही नहीं आया, लेकिन नहीं भाई, नहीं, बयानात बड़े सारे आए। बड़े मेयर कराची जो है मुतज़बाब, उन्होंने भी खासी बात की, टीवी चैनल्स को भी इंटरव्यू दिए। फिर गवर्नर सिंह जो हैं वो धक्का लगाने भी पहुंच गए गाड़ियों को कि भाई लोग परेशान हो रहे। लेकिन बात वही है कि दावों से, बयानात से और इन तमाम तर चीज़ों से बात नहीं बनती। आवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन काम कब होगा, ये काम कौन करेगा, इस पे करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो क्या है। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि मेन शाहराहों से पानी निकाल दिया गया है, लेकिन सर्विस रोड पर और फिर ऑफिसेस के तरफ, घरों में, फ्लैट्स में अभी भी कई जगहों पर पानी है, लोग परेशान हैं। बिजली नहीं है, मलीर हो, कायदाबाद हो, डिफेंस व्यू हो, यहाँ पर बिजली ही नहीं है। और बिजली का निज़ाम तो ऐसा, वसीम भाई आप बहुत ज़्यादा इस हवाले से रिपोर्ट भी कर रहे होते कि कई इलाकों में जो है वो गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग जारी है, या फिर बिजली के हवाले से कई इलाके जो हैं वो परेशान हाल हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई आम हालात में यहाँ तो बिजली नहीं होती, तो बारिश जाए तो हमारा तो ये ट्रेडिशन बना दिया है इन्होंने कि अगर बारिश हुई है तो बिजली तो जाएगी, बिजली तो फ़ौरन से बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि बिजली के हवाले से बात करें तो के इलेक्ट्रिक का जो इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आता है वो ये कि के इलेक्ट्रिक के वो मराकज़ या डिस्ट्रीब्यूशन के मराकज़ या फिर ग्रिड स्टेशन या फीडर्स उन नशेबी इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पर बारिश के फ़ौरन बाद पानी जमा हो जाता है। तो उन इलाकों में एहतियाती तदबीर के तौर पे बिजली की फराहमी बंद कर दी जाती है, ताकि कोई भी हादसा रोनुमा ना हो सकें। क्योंकि जब पानी जमा होता है तो फिर बिजली की जो तकसीम है या भी जो फराहमी है उसकी वजह से हादसात होने का, जानी नुकसान होने का जो है वो अंदेशा बढ़ जाता है। तो इन तमाम तो सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये है कि उन इलाकों में बिजली की फराहमी आर्ज़ी तौर पर मअतल कर दी जाती है। और जैसे जैसे उन इलाकों में जो जहाँ पे के इलेक्ट्रिक की तनसीबात हैं वहाँ से जहाँ जो कि नशेबी इलाकों में मौजूद हैं पानी उतरता चला जाएगा, तो उन इलाकों में मरहलावार बिजली की फराहमी को जो बहाल किया जाता रहेगा। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि कराची में के इलेक्ट्रिक के जो 1800 से ज़ायद फीडर्स हैं वो बहाल हैं, और जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से उन इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो बहाल है। यकीनन हम भी देखते हुए आए हैं कि जब अमूमन बारिश होती है तो बिजली की फराहमी मअतल कर दी जाती है या फिर बंद हो जाती है, बिजली गायब हो जाती है। तो इस किस्म के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बारिशों में लोगों को जो है वो होना मामूल बन चुके हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है शहरियों को और बिलखुसूस जो लोग हैं कि बारिशों में जो के इलेक्ट्रिक की तनसीबात हैं या फिर बिजली की जो तनसीबात है जिसमें हम देखते हैं अमूमन बिजली के पोल हैं, खंबे हैं, मोटर वायरिंग है, इवन जो बैल है जो डोर बैल होती है उनसे या फिर तारों से जो है वो दूर रहा जाए। मैं एक दफ़ा खुद मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैंने एक दफ़ा गया और बारिशों में मैंने एक डोर बैल बजाई और मुझे खुद करंट लगा। तो ये लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा एहतियात करें ताकि किसी भी जानी नुकसान से बच सके। बिल्कुल। अच्छा ये बताएंगे जो रेन इमरजेंसी की सूरत हाल थी, ये जो हमने देखा कि कल रेन हुई कराची में, हैवी रेन जिसको हम कह सकते हैं, क्या हम तैयार थे? देखिए इस हवाले से मैं आपको जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं सईद गनी, उनका ऑन एयर स्टेटमेंट बताना चाहूँगा, क्योंकि बारिश से एक दिन पहले एक जगह पे एक्सपो सेंटर में आए थे जहाँ पे हमने उनसे सवाल किया था मीडिया टॉक में।
तो उन्होंने कहा कि केपीके की जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में हमने तैयारी कर रखी है। अच्छा, ठीक है, सही है। लेकिन एक बात उनकी इस तरीके से सही है कि बारिश, शदीद बारिशों की पेशेनगोई तो है, लेकिन कितनी मिलीमीटर बारिश होगी उस हवाले से कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि ये कुदरत के फैसले होते हैं सही। कि कराची में कितनी बारिश होनी है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो जो मेन शराह हैं उनमें से पानी की निकासी में वक्त लग सकता है, क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही है। अब बारिश से पानी जमा हो रहा है। अच्छा, उन्होंने एक बात अहम ये भी कही थी कि अगर बात की जाए कराची की, तो कराची सतह समंदर से नीचे है। चांद की तारीखों में जो है, जो समंदर में हाई टाइड होती है, चूँकि कराची का जो पानी है वो समंदर में जाता है, लेकिन अगर चांद की तारीखें होंगी और हाई टाइड होगी तो फिर उस सूरत में जो कराची में बारिश के नतीजे में पानी जमा होगा तो वो फिर समंदर में जाने में उसमें वक्त दरकार होगा। लेकिन उनका ये दावा है कि हम लोग तैयार हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अहम शराहें जो हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन भाई कि हम तैयार हैं ये देखने के लिए कि अवाम किस तरीके से स्टक हुए हुए हैं। हम तैयार हैं ये देखने के लिए कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी वैन्स सड़कों पे स्टक हुई हुई हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हम तैयार हैं ये देखने के लिए कि कराची की सड़कें डूब गई हैं और लोग अपनी गाड़ियां भी ढूंढ रहे हैं कि बाइक कहाँ गई, साइकिल कहाँ गई, जो शॉपर ला रहे थे वो कहाँ गए, मोबाइल फ़ोन कहाँ गए। तो आज़ाद भाई हम बाकी तैयार हैं। बिल्कुल, मैं सलाम पेश करता हूँ कराची की आवाम को। कल मैंने देखा अपनी आँखों से, एक तरफ तो कुदरत की जो रहमत थी उसमें नौजवान यंग्स एंजॉय कर रहे थे, उस पानी में नहा रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ मैंने कई ऐसे यंग लड़के, खवातीन, मर्द, बुजुर्ग देखे, खुदा की कसम, कि बसों के अंदर से जो बसें फंसी हुई थी, मोटरसाइकिल फंसे हुए थे, रक्शे फंसे हुए थे, कारें फंसी हुई थी, वहाँ से खवातीन को, बच्चों को बाहर निकाल के रेस्क्यू करके उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनका सामान आसान तरीके से उनको उनके हवाले कर थे। कोई डकैती नहीं थी, कोई चोरी नहीं थी। मतलब इस तरह के यहाँ तक लड़के, बुजुर्ग, खवातीन, बहनें, माएँ, सबको बाहर इतना तरीके से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर थे। लेकिन था कौन नहीं था? हमारी रियासत नहीं थी, हमारे इदारे नहीं थे। कसम खुदा की, मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा पकौड़े खा रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं थी गाड़ी में जो फंसी खवातीन है, बच्चे, उनको निकाल के रेस्क्यू करें। लेकिन रात को सीएम साहब के साथ डीआईजी ट्रैफिक मोहतरम जनाब इज्जत माब रेस्पेक्टेबल पीरमन शाह नजर आ रहा था, घूम रहा था, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन भाई कल कहाँ थी आपकी पुलिस, कहाँ थी ट्रैफिक पुलिस, कहाँ थे आपके इदारे? वसीम भाई ने भरमाया कि शहीद गनी साहब वजीर बल्दियात है। वो भाई शहीद गनी वजीर बल्दियात नहीं है, नाम के वजीर बल्दियात शहीद गनी, उनको तनख्वाह मिल रही है, उनको सिस्टम मिल रहा है, लेकिन वजीर बल्दियात कोई और है, जो दरख्या थाने के पास उनका घर है। मैं उसका नाम लेना चाहिए, मेरा दोस्त है। लेकिन हमारे पास जो वजीर है उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची कल पूरा दिन ये लगे रहे थे कि डायरेक्टर फाइनेंस, अकाउंट्स, बजट किसको बनाना है। 19 ग्रेड की पोस्ट पर 17 ग्रेड के मोहसिन अली शेख साहब को डायरेक्टर लगा दिया। बारिश चल रही थी, वो दोनों उस चक्कर फंसे हुए थे कि मोहसिन अली शेख को डायरेक्टर अकाउंट्स, मालियत किस तरह तैनात करना है। 19 ग्रेड की पोस्ट पर जूनियर अफसर को तैनात कर, सरकारी खजाने को टीका कैसे लगाना है, टीका लगाने में लगे हुए थे, टीका लगाने के लिए प्लानिंग उसमें लगे हुए थे। लेकिन कराची शहर का किसी को एहसास नहीं था, हमारे तमाम टाउन कमेटी के चेयरमैन को एहसास नहीं था, हमारे मेयर कराची को एहसास नहीं था, डिप्टी मेयर को एहसास नहीं था। लेकिन हमारे बीट रिपोर्टर से मुर्जा बाब साहब पानी चल रहा है, पानी यहाँ तक है जी, मैं बार बार कर पानी उनके पाँव तक है, लेकिन मेरे और अवाम के पानी या सीने तक है जी, मेरी खवातीन, मेरी माएँ बहनें, उनके पानी या सीने तक है। लेकिन मुर्जा बाब को दिखा दिया कि उनके पाँव पानी चला है। मुर्जा बाब शहर का मुआयना कर रहा है, सीएम साहब शहर का मुआयना कर रहा है, गवर्नर साहब गाड़ी को धक्का दे रहा है। भाई गवर्नर साहब काम ये थोड़ी है। मैं पूछता हूँ गवर्नर साहब से, सीएम साहब से, मेयर कराची से, भाई आपकी इंतजामिया कहाँ थी? ये आपका तो काम नहीं है, आपका काम है गाइडलाइन देना, आपको काम है हिदायत करना। आपने रेन इमरजेंसी का ऐलान तो कर दिया, तो भाई आपके कल इदारे कहाँ थे? ये देख भी सकते हैं आपके गवर्नर सिंह जो है, शहरी है, उसकी गाड़ी को ये धक्का लगा रहे हैं और ये यहाँ पर सेल्फी है, देखो सेल्फी है, बाहर आए हुए हैं। पानी कहाँ है जी, दोनों से पानी कहाँ है? हाँ, इनके भाई सीने तक पानी है, देखो गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं, वहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों के लिए खुराक का भी बंदोबस्त किया था। मरी की पानी की बोतल यहाँ तकसीम कर रहा है। कल मेरा दिल जो है वो एकदम गाड़ी डूबी भी नहीं, गाड़ी खड़ी रोड पर, उसको धक्का दे रहा, पानी भी नहीं गाड़ी के। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मेरा दिल जो है वो घबरा गया, धक्सा हो गया। कल लियाकताबाद की तरफ स्कूल के बच्चे जो है ना, इनके घुटनों घुटनों पानी था और वो बच्चे उसी घुटनों घुटनों पानी से होते हुए आ रहे थे। जब मैंने उन बच्चों से पूछा कि बेटा आप कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं और जब पानी में से होते हुए आ रहे तो आपको क्या खौफ महसूस हुआ, तो उन बच्चों ने बताया कि अभी हमारे स्कूल की छुट्टी हुई है और हम इन बारिश के पानी में से, जो कि आप जहाँ पे खड़े हुए हैं,
घुटनों घुटनों पानी है। हमें डर लग रहा था कि खुदा ना ख्वास्ता किसी गड्ढे में या किसी गटर में हमारा पाँव ना चला जाए। तो डरते डरते अब हम लोग आए हैं, अब हमें नहीं पता कि हम कब घर पहुँचेंगे। तो वो जब बच्चों को आते हुए हम देख रहे थे तो बिलखुसूस मेरे जो कैमरामैन है वाहिद ख़ान, उन्होंने फुटेजेस भी बनाई है उनकी, बहुत खूबसूरत अगर कैमरा वर्क के हवाले से बात करें तो बहुत अच्छी फुटेजेस है, लेकिन दर हकीकत वो एक बड़ी दर्दनाक फुटेज थी कि जिसमें बच्चे जो हैं वो बेचारे उसी पानी में से गुजरते हुए आ रहे हैं, और पानी भी बच्चों के एतबार से जो है वो अच्छा खासा था, घुटनों घुटनों पानी। यानी कि हम लोग भी बड़े एहतियात से काम कर रहे थे, लेकिन उन बच्चों को देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और एक खातून बेचारी ज़ईफ़ सी खातून, वो एक लम्हे के लिए खड़े सोचती रही कि मैं इस पानी में से कैसे गुजर के जाऊँगी। वो परेशान थी, ज़ईफ़ सी। तो आज़ाद भाई की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूँगा कि हमारे यहाँ पे जो नौजवान हैं उनमें खिदमत का जज्बा मौजूद है। तो एक लड़का आया, फिर उस लड़के ने उन खातून का, जो बुज़ुर्ग खातून थी, छोटे से थी और ज़ईफ़ सी थी, उनका हाथ पकड़ के फिर उनको बाहिफाजत उसी पानी में से ले जाके उनको जो है वो रास्ता क्रॉस करवाया। तो अच्छा भी लगा कि लोग इस मुश्किल वक्त में बात वो ये जाती है कि कोई भी मुश्किल हो कौम ही मुत्तहिद होती है, फिर वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो रास्ते बनाती है, और फिर आपस में भी एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद सिचुएशन से निकलने के लिए भी खुद ही सोच रहे होते हैं कि अच्छा जी अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हमारी इंतज़ामिया है वो गायब हो जाती है, और फिर उसके बाद इसी तरह का बयान सामने आता है कि भाई ठीक है अभी जो रेन होगी तो इसी तरीके से होगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि थोड़े टाइम के बाद ये अभी ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम पर जो सिचुएशन होती है, जो लोगों को रेस्क्यू की ज़रूरत होती है, जो सड़कों में फंसे हुए मरीज़ होते हैं, जो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए मरीज़ होते हैं, जो अवाम होते हैं, उनका क्या? 14 घंटे तक आप इमेजिन करें कि अगर कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ हो, वो वैसे ही उसको कंजेशन हो जाएगी, उसको वैसे ही ब्रीदिंग का इशू हो जाएगा, उसके सराउंडिंग में इन्वायरमेंटल चेंज आ जाएगा, उसको स्ट्रोक हो सकता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसको भूख से बीपी लो हो सकता है, वो पेशेंट हो सकता है, उसको जल्दी पहुंचना हो, या फिर उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि उसे घर पहुंचना हो, वो नहीं पहुंच पाता। इस सारी कंडीशन के अंदर जो आप कहते हैं ना मेंटल पीस, उस टाइम पर वो मेंटल पीस तो छोड़ें, उस टाइम पर जान बचाने की फ़िक्र होती है कि आप अपना सामान बचाएं, आप अपनी जान बचाएं, और उस पानी के साथ जो वो पानी का रेला आता है, क्योंकि हमारी सड़कें इतनी साफ़ तो है नहीं, हमारे यहाँ नालों की सफाई का सिस्टम नहीं है, हमारी सड़कों पे इतराफ़ पे हज़ारों किस्म का गंद पड़ा होता है, वो गंद भी आपकी गाड़ी में आता है या सड़कों पर आता है और वो आपको इफ़ेक्ट करता है। वही सारी सूरत हाल, वही एयर आप इनहेल करते हैं, फिर आप एक्सहेल करते हैं। आपको आइडिया नहीं है कि इंसानी सेहत के लिए ये कितना बड़ा डिज़ास्टर होता है, लेकिन नहीं आता कोई। लोग फिर अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, सोशल मीडिया पर जो है वो पिक्चर्स डालते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं। क्या करें, जब आप कहीं स्टक हो जाएंगे तो आप कितनी देर रोलेंगे, आप कितनी देर हंस लेंगे, आप वहीं स्टक होते, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैंने भी जब लास्ट जो रेन हुई थी उसमें मैंने सरजानी में जब पानी आया था तो वहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग की थी बाकायदा, और उस वक्त मुझे ये आइडिया हुआ था कि कितनी मुश्किल होती है जब पानी घरों में भर जाए। आप यकीन करें, लोगों ने अपनी वॉशिंग मशीन, अपनी चीज़ें जो उनको अवेलेबल छतें थी वहाँ पर उन्होंने रखी हुई थी, और सामान के साथ ना वो जो सांप थे, वो जो कॉकरोचेस थे, वो जो जानवर थे, वो भी बह रहे थे, और वो लोग भी उनके साथ बह रहे थे। वहाँ बहुत बुरी सिचुएशन थी और बहुत बुरी सूरत हाल थी। कल भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी कि लोगों के घरों में पानी था, लोगों की गाड़ियाँ डूब गई थी। आप सोचें कि एक तो जानी नुकसान, फिर माली नुकसान, और फिर जो आपका जो एक मेंटल पीस है या आपका जो एक प्रोसेस है आपके सोचने समझने का, आप बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं, आपका राब्ता किसी से नहीं होता। तो ये वो सिचुएशन होती है जब इस सिचुएशन में किसी भी आम आदमी को जो है ना स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, उसकी सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टेंशन हो सकती है। तो इस पर सोचना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। ठीक है, सड़कें नहीं बना सकते, ना बनाएं, आप जब बनाना है आपने बना लें। ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर सकते, ना करें। फिर आप एक ऐसी रेस्क्यू जो है ना वो टीम तश्कील दे दें कि वो कम से कम शहरियों को रेस्क्यू करके घर ले जाए। फिर आप कुछ ऑल्टरनेट में शहरियों का रेस्क्यू करवा लें, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। वेलकम बैक। सिटी सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं। आज़ाद भाई, अब ये सूरत हाल कैसे चेंज होगी, ये सूरत हाल कैसे ठीक होगी,
मतलब ये इसी तरह ही होगा कि अगर आज भी खुदा न खास्ता हैवी रेन हो जाती है तो आज भी इसी तरह के खुदा न खास्ता मनाजिर देखने को मिलेंगे। सबक कराची पर अल्लाह रहम करे, लेकिन आपने फरमाया कि लोग वीडियो बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कल कराची में ये सूरत नहीं ये सूरत ज़ाहिर है बैटरी रेट पता नहीं ये सूरत नहीं थी। बैटरी की बात नहीं। जिस तरह नारायण कागान में लोग डूब कर मर रहे थे, लोग उनको रेस्क्यू करने के बजाय उनकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन कराची में लोग डूब रहे थे, लोग वीडियो बनाने के बजाय उनको रेस्क्यू कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कल की कराची की अब हमने बड़ा एक इम्तिहान से गुजरा है। अच्छा, दूसरी बात बताऊँ, आपने कहा बिजली बंद है, भाई कई ऐसे अपार्टमेंट है जिनकी मीटर्स जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर लगे हुए हैं, वो मीटर्स तक पानी था, वो पानी कैसे निकला है। उसके बाद हमारे पास जो इदारे अपना काम करें, इदारों की जिम्मेदारी बनती है अपना काम करें। जब तक हमारे पास इदारे मुकम्मल तौर पर काम नहीं करेंगे, इदारों को पाबंद नहीं किया जाएगा, या हमारी सिंध हुकूमत हो या मेयर कराची हो या मुकामी हुकूमतें हो, अपने इदारों का सिस्टम ठीक करें। हमारे इदारों का सिस्टम ठीक है ही नहीं। जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ भी होगा। हम बार बार कह रहे हैं भाई कि मेयर कराची, CM सिंध, भाई हमारे पास तमाम तर जो इदारे मौजूद हैं, सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिसके काम का जिम्मेदारी बनती है पानी की निकासी, आपके सिस्टम को ठीक बना। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, वो कल कहाँ था, उनको छोड़ दें। आपने कहा सिंध हुकूमत को ये रेस्क्यू के बुनियादों पर काम करना चाहिए। रेस्क्यू टीम बनाए भाई। कल जो है सिंध हुकूमत का एक इदारा है PDMA जी, उसकी 1112 एम्बुलेंस है फाल थी, उनके पंपिंग जो मशीनें हैं वो फाल थी, लेकिन फाल कौन नहीं था, फाल हमारे दीगर जो इदारे क्यों नहीं भाई। कैंटोनमेंट बोर्ड कल कहाँ था? नहीं तो अगर 1112 भी नाकाफी हो रहा है लोगों को बचाने में, लोगों को रेस्क्यू करने में, तो उसकी तादाद बढ़ाए ना, वर्क पावर बढ़ाए ना भाई। प्लानिंग होनी चाहिए ना भाई। सिंध हुकूमत को पता है बारिशें होनी है, कुदरती रहमत थी, उसको जहमत किस तरह बनाया गया। जब बारिशें होनी है, जब आपको पता है घर संभालती, मैं घर संभालता है, जब अब बारिश होती है तो उसके लिए एहतियातन घर के अंदर आटा, चीनी, पत्ती, राशन, मोमबत्ती, मच्छरदानी, ये चीज़ संभाल कर रखनी पड़ती ताकि गैस के सिलेंडर गैस बंद हो जाए तो। अच्छा, कल बहुत सारे अपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर पानी के टैंक जो है प्लास्टिक वाले गिर गए नीचे। कई घरों में जो है गैस के मीटर जो टूट गए, बिजली के मीटर टूट गए। लेकिन मैं कहता हूँ कसम खुदा की, रात में मैंने वो मंजर देखे कि लोगों ने अपने घरों में पका हुआ खाना जाके मुख्तलिफ घरों में तकसीम किया है। सही। हम वो बात क्यों नहीं बताते लोगों को भाई। कराची के नहीं, बहुत रात में देखा लोगों ने किसी घर में चावल थे, किसी घर में चपाती थी, किसी घर में दाल थी, किसी घर में मूंग की दाल थी, हलीम थे, वो लोग तकसीम करते यार। लोग घरों में जाके आपने कुछ पकाया नहीं पकाया, क्योंकि उन बिल्डिंगों में कई गैस के मीटर जो है पानी के टैंक नीचे गिरने से टूट चुके थे। सही। गैस की लाइनें कल फट चुकी थी। बिल्कुल। उसके बावजूद मैं कहता हूँ हमारे पास रेस्क्यू इदारे कल मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। रेस्क्यू इदारे मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहे। हमारे चंदाखोर जो फिलाई तंजीमें हैं, चाहे छिपा हो, ईदी हो, चाहे XYZ हो, JDC BDC कल कहाँ थे? चंदा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। कराची डूबता तो आज कैंप लग जाते, कराची के शहरियों को बहाल करना है, उनके लिए राशन पहुंचाना है। चंदा मतलब फलस्तीन में जंग मामला होता है, यहाँ पर कैंप यहाँ लगती है, लेकिन कराची के लोग कल डूब रहे थे, मर रहे थे। हमारे फिलाई इदारे कहाँ थे? बड़े बड़े दावा करते हैं, बड़े बड़े इश्तेहार चलते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स छपते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड लग जाते हैं, लेकिन कल हमारे फिलाई इदारे नजर नहीं आए। हम सिंध हुकूमत क्यों जिम्मेदार ठहरे? मैं अपनी गलती में अपनी जो ऑनरशिप वो अपनी पूरी कर दूं कम से कम। जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, या वसीम भाई की जो जिम्मेदारी बनती है, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ना। बाकी जो इदारे कल कहाँ थे? सही। हम बार बार चीख रहे हैं भाई, किसी भी दुनिया के मुल्क में कोई तूफान बर्पा हो जाए, कश्मीर में सैलाब आ जाए, हमारे पास कैंप यहाँ से लगती है, यहाँ बिस्तर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, चीनी इकट्ठे होने शुरू हो जाती है। लेकिन कराची के लोग डूबे, कल JDC वाले गायब थे, छिपा वाले गायब थे, ईदी वाले सब गायब थे। हमारे पास हम बार बार कहते हैं कि भाई इतनी जो एक रहमत थी, जो रहमत बन गई, उसको उसकी बहाली के लिए, उस मामला को ठीक करने के लिए हम तमाम तर शहरियों को जिम्मेदारी बनती थी। कराची में उन लोगों की तारीफ कर रहा हूँ जो कल बसों में लोगों को उतारे थे, उनको रेस्क्यू कर रहे थे, खवातीन को रेस्क्यू कर रहे थे। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कराची के लोग जो वीडियो बना रहे थे या जो पानी तो भाई जो वीडियो बना रहे थे वो भी तो अपनी तकलीफ दिखा रहे थे। वसीम भाई शॉर्टली ये बताएं कि कराची के लिए एक परफेक्ट प्लान क्या हो सकता है कि कराची के अवाम को ये जहमत ना हो? जी बिल्कुल, मैं तो ये सोचता हूँ और कल से अब तक यही सोच रहा हूँ कि जो इदारों के अंदर लोग हैं, क्या वो उनकी सलाहियत है, उसकी बुनियाद पर उनको मुलाजमतें दी गई हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बल्दियाती इदारों की बिल्कुल बात की जाए, क्योंकि कल जो सूरत हाल देखी है और इससे पहले जो हम सूरत हाल देखते हुए आए हैं, उसमें किसी हद तक अगर हम देखा जाए तो जो इदारे के लोग हैं, अमले की बात कर रहा हूँ मैं, और उनका जो है सलाहियतों का फुकदान नज़र आता है। ठीक है, देखें इससे कराची के हवाले से बात करें तो फिर या फिर
कराची को दीगर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं सही है, यूरोप की, मतलब उससे- आपके मुताबिक ये जो सलाहियत है ना उनका फुकदान नजर आता है। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, आप हमारे शो पर आए। तो सलाहियतों का भी फुकदान है, काम करने का भी फुकदान है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए वो इन इक़दामात का भी फुकदान है। तो कम से कम आवाम को रेस्क्यू कर लिया करें, कम से कम आवाम की बहाली के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की सेहत के लिए, आवाम की ज़िंदगी के लिए कुछ सोचें। शो में ये वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। स्टे विद अस, कीप ऑन। वेलकम बैक। तो जनाब आज जिक्र करेंगे ऐसे वाक़े का जिसने दिल दहला दिए थे। कुछ दिनों पहले डिफेंस में ये वाक़या पेश आया जिसमें एक माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया और बेदर्दी से। मतलब ये बात जब मैं कह रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है। शायद सुन के आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा और बोलते वक्त मैं भी 10 दफ़ा ये सोच रही हूँ कि वाकई ऐसा हो सकता है। ये कौन सी हिम्मत थी, ये कौन सी इंसानियत थी। मतलब आप माँ हो या ना हो, लेकिन आप किसी को भी कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर अगर आप माँ हैं तो फिर ये तो आप रुतबे में कहीं आगे चले गए, ये तो आप कैसे कर सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आया। आई वॉज स्पीचलेस राइट नाउ। अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हालात और वाक़यात किन लोगों के होते हैं कि वो इस हद तक पहुंच जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें मरियम मोतीवाला ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी है मरियम, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। मरियम ये सुन के नहीं जो है वो कपकपी आ रही है, ये सुन के ही जो है वो एहसास हो रहा है कि ये कौन लोग होते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर उसने अपने शौहर को फ़ोन किया और उसने कहा कि देखिए मैंने क्या किया है। मतलब वीडियो कॉल पे उसने दिखाया कि देखिए ये मैंने क्या किया है। मतलब इट्स अनबिलीवेबल। आप कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनफैक्ट आप कैसे किसी को हर्ट कर सकते हैं कि उसकी जान चली जाए। और चले ये तो ये किस्सा तो एक माँ का है मरियम जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कहूँगी जो ये वाक़या हुआ है नो डाउट बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहलने वाली वाक़या है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं अगर हम साइकोलॉजिकली देखें। जब ये इस तरह के डिवोर्स के, सेपरेशन के और लीगल बैटल्स जब चल रहे होते हैं तो वैसे ही इंसान अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता है मेंटली। बहुत सारे ट्रॉमाज, इसको ट्रॉमा हम बोलते हैं क्योंकि ट्रॉमेटाइजिंग होता है सबके लिए। स्पेशली जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो वैसे ही एक अलग ही जो होता है वो मेंटल स्टेट लोगों का हो जाता है। अब यहाँ पे जो ये सानेहा हुआ है, अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो वो जो खातून थी वो जो फेस कर रही होंगी। कुछ फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि वाकई में सबसे पहले तो ये देखें बच्चे फादर की कस्टडी में थे और वो विजिटेशन पे माँ के पास आए हुए थे, तो देयर माइट बी सम मेडिकल या मेंटल जो प्रॉब्लम होगी जो माँ के पास इसलिए बच्चे नहीं हैं। क्योंकि अदरवाइज इन पाकिस्तान माइनर बच्चे जो होते हैं वो माँ के पास ही होते हैं, लेकिन शायद उनकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं होगी, वो एक कैपेसिटी में नहीं होंगी कि वो बच्चों को अच्छी तरीके से संभाल सकें। एक फैक्टर ये हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि जब ये इस तरह के हालात होते हैं, स्ट्रेसर्स होते हैं, तो इंसान एक साइकोसिस की हालत में चला जाता है। साइकोसिस इज़ अ मेंटल कंडीशन जिसमें इंसान रियलिटी से बाहर होता है, उसको नहीं पता होता कि वो रियलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे साइकोसिस हो रहा है, मुझे लगेगा कि मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं आपको इमेजिन कर रही हूँ, तो अगर मैं आपको भी नुकसान पहुँचा दूंगी तो वो रियलिटी नहीं है। अब असली में आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। मतलब ये साइकोसिस इतना खतरनाक होता है। ये अक्सर साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिक लोग होते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होते हैं। ओह माय गॉड। तो मे बी वो स्ट्रेसर इतना होगा कि वो साइकोसिस की हालत में होंगी। क्योंकि देखें कोई भी इंसान मार के वीडियो कॉल नहीं करके दिखाएगा, वो छुपाएगा अपने उस चीज़ को। तो हो सकता है कि वो साइकोसिस की हालत में हो। दूसरा या तो मरियम ये जांचना और ये जानना कितना ज़रूरी है कि आपकी मेंटल कंडीशन या मेंटल हेल्थ
ठीक है, ये कैसे पता चले? देखिए असेसमेंट्स वगैरह होते हैं, साइकोलॉजिकल What are these assessments? बेसिकली पर्सनालिटी असेसमेंट्स होते हैं, स्ट्रेस असेसमेंट्स होते हैं, जो साइकोलॉजी में जैसे ब्लड टेस्ट नहीं होता, हाँ। दे आर पेपर पेंसिल होते हैं, ये टेस्ट होते सही। हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस पे होते हैं, फैमिली से क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं कि ये इंसान किस तरह के बिहेवियर शो कर रहा है। अगर वाकई में देखें डिवोर्सेस और के चक्रों में वैसी ही एक बहुत स्ट्रेस होता है, हाँ। तो अब उसमें कि वो घर में किस तरह बिहेव कर रही थी, वो पहले किस तरह बिहेव कर रही थी, अनयूजुअल बिहेव तो नहीं कर रही थी, चीखना चिल्लाना तो नहीं कर रही थी, तो वो फैमिली से भी बैठ के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की बेसिस पे असेस किया जाता है। सही। इसमें पर्सनालिटी फैक्टर भी बहुत हो सकता है, या तो वो बहुत नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी थी, या बॉर्डर लाइन की थी, या फिर जस्ट मेयर उनका रिवेंज का था। रिवेंज कोई अपने ही बच्चों से कैसे रिवेंज लेगा? मतलब इनफैक्ट अपने बच्चों से रिवेंज लेना तो छोड़ें, मतलब अगर आपका कोई जानी दुश्मन भी है, यानी आपका कोई बहुत बड़ा दुश्मन भी है, तब भी कम से कम आप इस हद तक तो नहीं जाएंगे कि आप उसकी जान ले लें, आप उसको नुकसान पहुंचाएं। कितना भी बड़ा दुश्मन हो आपका, आप उससे बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लॉ है, आप कंप्लेन कर दें, बिल्कुल। सिंपल। इससे ज्यादा कोई शख्स आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर ऐसे लोग जो रिवेंज में इतने पागल हो जाते हैं, या रिवेंज लेना उनकी ज़िंदगी का जो है वो मकसद हो जाता है, तो इसके पीछे फिर कई फैक्टर्स भी हैं। डेफिनेटली इसमें जेलसी भी इन्वॉल्व होगी। तो क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि आप किसी से जल जल के इतना आगे बढ़ जाएं कि किसी की जान लेने के दर पे आ जाएं? इस पर करते हैं बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो एक माँ ने जो है बेदर्दी के साथ अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया, और ये इतनी आसान बात नहीं है जितनी आसानी से शायद मैं कह पा रही हूँ। मगर मेरे दिल पे क्या गुजर रही है मैं जानती हूँ, या आप लोग सुनने वालों पे क्या गुजर रही होगी आप लोग जानते होंगे। लेकिन इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, और ये जो डिप्रेशन की ये हद होती है, या मतलब आप डिप्रेशन में या स्ट्रेस में यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये कौन सी टाइप होती है, और ये कैसे जज की जाए? मतलब 2 पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक दूसरे को कैसे जज करें कि वो इस लिमिट तक अगला पार्टनर पहुंच चुका है कि वो ये कर जाएगा या हो जाएगा? देखिए ये सारी चीज़ें तभी डिटेक्ट हो जाती हैं जब सामने वाले बंदे के बिहेवियर्स थोड़े अनयूजुअल होना शुरू हो जाएं। अब यहाँ पे भी हम एक साइड ऑफ द स्टोरी देख रहे हैं, हाँ। हमें दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता जो फादर साइड ऑफ द स्टोरी है। सही। तो हो सकता है उनकी जब नहीं बनती होंगी, या आपस में क्लैशेस होते होंगे। अक्सर जो मियाँ बीवी के जो क्लैशेस होते हैं वो बच्चों को पेरेंटिंग में ही क्लैशेस हो रहे होते हैं, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट में क्लैशेस हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह जज कर सकते हैं कि भाई क्या वो खातून जो थी वो पहले से ही तो नहीं बोल रही थी कि भाई मुझे अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है या घर से प्रॉब्लम है। ये एक फैक्टर देख सकते हैं। या फिर आप देखें कि अब अगर वो मेंटली डिस्टर्ब थी पहले से, तो कहीं वो अपने आप को कभी इन्होंने हार्म तो नहीं करा, या वो कभी कभी अनयूजुअल बातें तो नहीं मरने मराने की करती थी, या घर छोड़ देने की, या अपने ऊपर सेल्फ हार्म करने की कभी कोशिश तो नहीं करती थी। तो ये सारी बातें, अनयूजुअल बातें डिटेक्ट हो कर सकता है इंसान कि ये थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा है। तो अगर वाकई में वो इस तरह की बिहेवियर्स कर रही थी, तो वो पहले अगर डिटेक्ट हो जाता कि वाकई में ये मेंटल कंसर्न्स पे जा रही हैं, या ये अगर सेफ़ नहीं है, तो आप फिर आगे एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पर ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, अभी दोबारा हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर है, ये देखें मरियम, ये प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं। मतलब अब ये जिस हालत में बैठे हुए हैं, तो जाहिर है इनकी जो फादर हैं या मदर हैं, जो वालदा हैं, ये कहीं ना कहीं किसी एक के साथ ऑब्वियसली गए होंगे घूमने फिरने। तो ये देखिए माँ ने ही तैयार किया होगा ना, बिल्कुल। मतलब जो माँ इस तरह से पाल के यहाँ तक ला रही है बच्चे को, वो उनको बेदर्दी से कत्ल कर दे, मतलब समझ में ना आने वाली बात है। ये पॉसिबल कैसे है? आप भाई किसी की भी जान कैसे ले सकते हैं? किसी की जान नहीं ली जा सकती, किसी एक की जान बचा लें आप, वो इंसानियत है। मतलब अगर आपने एक इंसान को मारा, मतलब एक इंसान को कत्ल किया, आपने पूरे इंसानियत का कत्ल किया। आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो लोगों की जान बचाने वालों में शामिल हों, लोगों के लिए नेकियां करने वालों में शामिल हों। गुस्सा, एग्रेशन, बदला इस हद तक चला जाए कि वो खुद, अब क्या हुआ, अगर आप जैसे कह रही हैं ना रिवेंज था या कोई और सिनेरियो था, तो क्या हुआ इन दी एंड? आज वो खुद मुसीबत में, बिल्कुल। मतलब वो बच्चे तो शायद ये इस तरह के कितने वाकयात होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। ये तो रिपोर्ट हो गया वाकया, तो ये तो बच्चे चले गए जन्नत में, लेकिन
आप देखें ना उसकी ज़िंदगी में भी जो दोज़ख और आखिरत में भी कुछ जी वाकई में ये अब हमें ये भी अब अगर जब ये पकड़ी गई हैं तो सबसे पहले तो उनको यही असेसमेंट की जाए कि ये वाकई में उनका मोटिव क्या था, ये वाकई में अगर वो वाकई किसी मेंटल डिजीज में है तो फिर तो एक अलग बात है, उसके ऊपर फिर बात की जा सकती है कि उनके हस्बैंड ने बच्चे उनके पास क्यों भेजे। एग्जैक्टली हाँ। अब हो सकता है बच्चे भी जिद करें, देखिए इन दी एंड अच्छा उनके हस्बैंड कह रहे हैं वो डिप्रेशन वगैरह की दवाई खाती होंगी। हाँ। देखिए जो भी होता है, बच्चे जो होते हैं इन सिनेरियो में वो उनका नुकसान हो रहा होता है जब पेरेंट्स अलग होते हैं और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फुटबॉल बन जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। और देखिए बच्चे बहुत छोटे थे, उनको नहीं पता कि उनकी मदर किस स्टेट में है, क्या है, अच्छी हैं बुरी हैं। उनको तो आखिर में चले बच्चे चाहे पूरा दिन घूम फिर लें, रात में उनको माँ चाहिए होती है। तो हो सकता है बच्चों ने जिद करी हो कि नहीं हमें वीकेंड है, हमें अम्मी के साथ गुजारना है। अब अम्मी का मोटिव क्या था वो तो वो जानती हैं और अल्लाह जानते हैं, लेकिन वो होगा कि बच्चों को अम्मी से मिलना ही नहीं, छुट्टी का दिन है, हम तैयार होके जाएं, हम अम्मी के साथ गुजारें, कोई हम फेस्टिवल बच्चों माँ के साथ गुजारें। बच्चे तो उस माइंडसेट से आए होंगे। बच्चे ना अपनी नानी के साथ बैठे हुए थे और ये बच्चे जो है वो नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद फिर उनकी जो अम्मा आई यानी जो ये खातून है उन्होंने उनको वॉशरूम में लेके गई और वहाँ पर उन्होंने अब वो किस स्टेट में थी, क्या था, ये तो अब जब कार्रवाई वाकई मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कोई माँ किस तरीके से अपने औलाद को तो नुकसान भी नहीं पहुंचाए, कत्ल कर सकती है या मार सकती है, इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा एक आपने साइकोसिस बताई जी, और डिप्रेशन की जो खतरनाक स्टेजेस होती हैं, जो सिवियर स्टेजेस होती हैं, वो क्या होती है? देखिए एक सबसे जब साइकोसिस होता है जब उसमें आप रियलिटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, उसमें आप दूसरे को हार्म ज़्यादा करते हैं। अच्छा डिप्रेशन में इट्स मोर इंटरनलाइज और वहाँ सेल्फ हार्म में ज़्यादा, जैसे लोग सुसाइड डिप्रेशन में करते हैं। साइकोसिस की हालत में आप एक्सटर्नल पे चले जाते हैं क्योंकि रियलिटी नहीं है ना, मैं अगर आपको कर दूं आप रियल मतलब साइकोसिस जो है ये डिप्रेशन की वो अलामत है जिसमें आप दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और जो दूसरी वाली डिप्रेशन जो होता है, जो क्रॉनिक डिप्रेशन होता है, उसमें ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं क्योंकि वो अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इंटरनल होता है और साइकोसिस एक्सटर्नल होता है। इसमें आप देखें कभी सुने कि वो आवाज़ें आ रही थी उन्हें कहा कि बच्चों को कत्ल कर दो, अब किसी ने मुझे देखा, उसने बोला उसको मार दो। तो ये साइकोसिस होता है जो स्किज़ोफ्रेनिक और ये अलग एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, और डिप्रेशन में इंटरनल फैक्टर ज़्यादा होते हैं। सही, तो इनकी वजूहात क्या होती हैं दोनों? देखिए एक तो जेनेटिक्स भी होता है अगर किसी फैमिली में हो, दूसरा अक्यूट स्ट्रेस ट्रॉमा ये ट्रिगर करता है, बहुत अक्यूट स्ट्रेस। अब जैसे यही बात है डिप्रेशन, ये डिवोर्स, सेपरेशन, लीगल बैटल्स, तो हर किसी का कोपिंग डिफरेंट हो सकता है वो इतनी स्ट्रेस में हो कि आपके केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं और आप रियलिटी से हाथ धो बैठते हैं। सही, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड इट्स वेरी मतलब दिल दहलाने वाला। भाई अल्लाह ताला से ना वाकई हर चीज़ की खैर मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से ये भी कहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हम लोगों को सबको जो है वो अपने कहना चाहिए कि असाब के साथ रखे, यानी अपने पॉजिटिव थॉट के साथ रखे। तो जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि पॉजिटिव थॉट कितनी ज़रूरी है, पॉजिटिव होना कितना ज़रूरी है, नेगेटिविटी दूर करना कितना ज़रूरी है, तो ये जो नेगेटिविटी होती है ना ये आपके ब्रेन में किस तरीके से इम्पैक्ट छोड़ रही होती है, ये आपके ब्रेन में किस तरह से आपके ब्रेन को, आपके थॉट्स को ख़राब कर रही होती है, ये आपको आइडिया नहीं है। तो अपनी सोचों को पॉजिटिव रखना बड़ा ज़रूरी है। अपनी सोचों के अंदर ना खौफ खुदा लेके आएँ। जब आप अल्लाह से डरेंगे ना तो आप उसकी मखलूक का ख्याल भी रखेंगे और आप अपना ख्याल भी रखेंगे। तो एक तो जो ऑल टाइम आपके लिए जो एक बात है या नसीहत है वो ये है कि जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, अल्लाह से डरते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्रगुजारी एक्सेप्टेंस होता है कि जो हालात है मैं उसमें खुश हूँ, हर हालात में खुश हूँ। वरना आपकी मेंटल कंडीशन इस हद तक पहुँच जाएगी, ये नाशुक्री के बाइस होता है, फिर ये किसी से जलने के बाइस होता है, ये रिवेंज के लिए होता है। तो ये जो जितनी भी कंडीशन है ना, नाशुक्री है, हसद है, बदला है, या फिर किसी के लिए कोई लेग पुलिंग है या दीगर चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें बनते ना आपको यहाँ पहुँचा देती हैं कि आप इस नहज पे पहुँच जाते हैं कि आप सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली जी मरियम, बिल्कुल। देखिए वाकई में एक्सेप्टेंस, आपने बिल्कुल सही बात करी कि पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। और देखिए पॉजिटिव इंसान खुद करता है।
अल्लाह ने भी यही बात करी है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो सही। ये अगर हम इससे साइकोलॉजी से भी कनेक्ट करें, हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव की तरफ ही जाता है। सही। वो हमें क्योंकि थ्रेट से बचा रहा है, देखो ये गलत चीज़ हो सकती है, तुम पहले से आगाह हो जाओ। हाँ। तो हमें पॉजिटिव थॉट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, हमें हाँ। उसको वर्क ऑन करना पड़ता है, तभी हम ग्रैटिट्यूड्स की तरफ बहुत काम करते हैं। हमारे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं, ग्रैटिट्यूड शुक्र पे करें कि मैं अगर आज सुबह उठी हूँ तो ये मेरे लिए ग्रैटिट्यूड है, मैं अगर सांस ले रही हूँ तो मेरे लिए ग्रैटिट्यूड है। हाँ। मेरे पास जितना भाई जो हम लोग उसमें वेंटिलेटर खुश पे हों। हैं और जिनको सांस नहीं आ रही ना, उनसे पूछें बिल्कुल। कि आप सांस लेना कितना कीमती हो जाता है जब आप हॉस्पिटल में होते हैं। तो ये जो फ्री सांस अल्लाह ने आपको दी हुई है ना इतनी ज़बरदस्त तरीके से, ये हॉस्पिटल में ना इसके पैसे देने पड़ते हैं। चलिए जी, इस पर करेंगे बात, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। तो डिप्रेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग अपने प्यारों को ही मारने लग जाते हैं। हम डिप्रेशन की एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं कि इनकी कितनी एग्ज़ाम होती हैं और कौन सी जो इसकी टाइप होती है वो सबसे ज़्यादा सिवियर और ख़तरनाक होती है। जी मरियम। डिप्रेशन जो होता है उसके वैसे तो डायग्नोस करने के लिए दो मेन एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड अक्यूट स्ट्रेस, जो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पे ये देखना होता है, और इसके बहुत ज़्यादा फेजेस होते हैं। एग्ज़ाम में चले जाते हैं, कुछ पर्सनालिटी में भी चले जाते हैं, कोई मूड डिसऑर्डर्स की तरफ भी चले जाते हैं। अच्छा। ऐसा भी डिप्रेशन होता है, जैसे अगर कुछ लोगों का डिप्रेशन मास्क्ड होता है, जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो आपको नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आई कुड बी डिप्रेस्ड एज वेल। कुछ लोग डिप्रेशन में इतने हद तक गिर जाते हैं जो उनको अपना हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, वो सारा दिन बिस्तर में लेटे रहेंगे, रोते रहेंगे, और काम में उनका इंटरेस्ट सफाई का ख्याल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, इनके डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, और वो सारे दिन बस नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं। उनको बस होता है कि किसी तरह मैं अपनी इस तकलीफ को ख़त्म कर दूं। वाइफ है या माँ बेटी हैं या बहनें हैं या फिर मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर है, उसको जज करने का तरीका क्या है? लोग किस तरह अपनी फैमिली मेंबर्स को जज करें कि भाई ये अब डिप्रेशन वाली टाइप की तरफ जा रहा है और इसके ऊपर अभी रोकथाम कर लेनी चाहिए, अभी फ़ौरन से यहीं रोक के तो इलाज करा देना। अच्छा, ये देखें कि पहले जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था, अब वो उसमें इंटरेस्ट तो नहीं है। अब पहले दोस्तों में बड़ा जाता था, अब नहीं जाता है। वो बोलते हैं यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नहीं जाना है, मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ हूँ, कुछ नहीं करना है, फ़ोन स्क्रॉल करना है। या फिर एपेटाइट कम हो रही है, पहले बहुत खाता था, अब खाने का दिल नहीं करता, अक्सर रो रहा है, या अगर सेल्फ हार्म की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने की होती है। सबसे पहले तो डिटेक्शन ये होता है कि जो पहले बड़े बढ़ चढ़ के इंसान काम कर रहा होता है और उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। पहले इंसान जो था, कोई था बेटा बेटी है जो भी, पहले दोस्तों में बड़ा जाता था, बड़ा घूमता फिरता था, अब वो नहीं जा रहा है, वो बोलते नहीं मेरा दिल नहीं करता। दिल ना करना इज़ अ स्टार्टिंग। दूसरी चीज़, कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, अब वो नहीं करता, या पहले बड़ा दिल, अब दिल नहीं कर रहा। तो ये दिल ना करना अगर कोई इंसान बोल रहा है तो फिर दैट इज़ एन एलिमेंट कि आप बात करें कि भाई आर यू ओके, आर यू फाइन। तो उसको फिर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आप उनको थेरेपी में ला सकते हैं, अगर जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है उसको करें, उनके इन्वायरमेंट को जज करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्वायरमेंट इतना नहीं होता लेकिन जेनेटिकली होता है, या आपके माइंड की केमिकल्स होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो कम हो रहे होते हैं। तो फिर वो मेडिकेशन से आप फिर ट्रीट कर सकते हैं। पता चलेगा कि किसी की फैमिली मेंबर में मतलब कोई ऐसा शख्स है फैमिली के अंदर जिसको ये एक सिम्टम है, तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, हार्मफुल है, ये कैसे पता करेंगे, कैसे जज करें, इसके क्या साइन? अच्छा, यहाँ पे अगर जब साइकोसिस की बात आती है तो वो, जिसे मैंने कहा डिप्रेशन बहुत ही इंसान साइलेंट हो जाता है। तो जब ये हार्म करने वाली बात होती है तो वो इंसान का बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है या हाइप्ड अप हो जाता है। अब जैसे बॉर्डर लाइन के मरीज जो होते हैं या बाइपोलर वाले लोग होते हैं, उनके इस तरह फेजेस चलते हैं। या तो वो कुछ हफ्ते बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे या कुछ हफ्ते बिल्कुल एक्टिव फेज में चले जाएंगे। तो जब वो एक्टिव फेज में आ जाते हैं तो बहुत पैसे उड़ाना, पार्टियाँ करना, बहुत बोलना, तेज़ी से बोलना, तब वो जब बिल्कुल और बढ़ जाता है तो वो हार्म की तरफ पहुंच जाते हैं।
तो अगर आप देख रहे हैं कि इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल होता था अब अचानक से वो बहुत लाउड हो गया है, एग्रेसिव हो गया है, चिढ़ने लगा है, कोई भी छोटी सी बात करो वो भड़क जाए, या वो रोना एकदम से चीखे धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दे, और या वो अपने वो नहीं कहीं तुम नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा, या छुरी किसी और पे पॉइंट कर दी या वो कर दी। तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत देखने वाली होती हैं। कभी कभी इन चीज़ों में माँ को पता नहीं होता। देखिए फ्रस्ट्रेशन अक्सर जब घर में कुछ होता है तो फ्रस्ट्रेशन सबसे पहले माँ का किस पे निकलता है, औलाद पे ही निकलता है। अगर हस्बैंड ने कुछ कह दिया या फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया तो वो अपना स्ट्रेस किस पे निकालती है, वो बच्चे पे निकालती है, क्योंकि वो एक चेंज रिएक्शन चल रहा होता है। हो सकता है तो अब अगर कोई इस तरह के स्ट्रेसर्स आ रहे हैं तो वो अब इमेजिन करें वो खातून को कितना स्ट्रेस था या वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थी कि उन्होंने वो सारा जो था मलबा अपनी औलाद पे निकाल दिया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैक्टर्स और सिम्टम्स होते हैं जो आप देखते हैं, जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि यार ये वाकई में अनयूजुअल बिहेवियर्स हैं। अच्छा मरियम, ये अचानक से तो डेवलप नहीं होता एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं किसी की कोई एहसास है महरूमी, उसको लेके चलते 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 फिर ऐसे लोगों की शादियां हो जाती हैं, बिल्कुल, फिर उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। तो शुरू से ही लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए करना क्या चाहिए? देखिए पहले बात है फैमिली में एक्सेप्टेंस भी होने चाहिए। हमारे यहाँ आई थिंक 80-90% ऑफ द टाइम ये होता है शादी कर दो ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये अभी गुस्से वाला है ना, शादी हो जाएगा ठीक हो जाएगा, जब हाँ, बीवी बच्चे आएंगे सब हो जाएगा। अभी इसको ये प्रॉब्लम होती है ना शादी में, यहाँ घुमा पर आएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि शादी जो करा दो तो इंसान ठीक हो जाएगा, जबकि शादी और मसले का घर बन जाता है। सही। तो यहाँ पे सबसे पहले फैमिली की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। आप फैमिली को एक्सेप्टेंस की तरफ लाएं कि ये चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा टीनेजर, आजकल टीनेज में बहुत ये चीज़ें फैल गई हैं, डिप्रेशन, सुसाइडल, सेल्फ हार्म, ये सारी चीज़ें बहुत हो गया है। तो आप पहले से डिटेक्ट करें कि हम बोलते थे ये दोस्तों का असर है, ये गलत लोगों में पड़ गया है। नहीं, आप बैठें अपने बच्चों से बात करें और पूछें कि आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। घर के माहौल को बहुत सुधारें। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ मियाँ बीवी बच्चों के सामने लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, बच्चे यही सीखते हैं, फिर वो डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं, फिर वो अपने अंदर वो एंगर रखते हैं, और फिर जब एंगर इश्यूज़ आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ें सीख जाते हैं कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने गलत करा, मैं ये आगे ये नहीं करूँगा। कुछ लोग इससे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि यही सही तरीका होगा। अगर उन किसी ने देखा कि मेरे अम्मी अब्बा लड़ते हैं तो मे बी दिस इज़ हाउ इट इज़। तो फिर आप या तो घर के माहौल को बहुत सुधारने की कोशिश करें। जब यहाँ पे मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए कि नहीं यार अगर हमारे डिफरेंसेस भी हैं हम बच्चों के सामने नहीं करें, हम अलग से सॉर्ट आउट कर लें। तो यहाँ पे फैमिलीज़ बैठें, बच्चों के साथ बात करें, उनसे एंड सॉर्ट आउट करें कि यार ये हमें पता है हम गलत करते हैं, लेकिन दिस इज़ द राइट वे निकालें। अब बैठें, फीलिंग्स के ऊपर बात करें, एक्सेप्टेंस के ऊपर बात करें। हमारे पास एक बच्चा आता है, हम कुछ भी नहीं है। और देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो सुनते हैं, वो हर चीज़ समझते हैं, सही, सब कुछ समझते हैं। अब देखें इन सिचुएशन में भी एक वर्बेटम बच्चे का आया था कि हमें कहीं सुकून की जगह ले जाएं। तो इस सिचुएशन में बच्चे जो होते हैं ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी अम्मी के घर, कभी अब्बा के घर। अब्बा जो है वो बच्चों को अम्मी के खिलाफ फीड कर रहे हैं, अम्मी जो वो फीड कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ से फिर कंफ्यूज्ड होते हैं और आगे जाके या तो वो बिल्कुल डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं, या वो साइकोटिक हो जाते हैं, या वो बिल्कुल ही एंटी सोशल हो जाते हैं, सोशियोपैथ्स बन जाते हैं, एंगर इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे जब ये सिचुएशंस आती हैं तो जब बच्चे ने वो बात करी कि सुकून की जगह, तो फिर आई थिंक द मदर हैड नो चॉइस कि उनको सुकून की जगह ही भेज दिया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। बट दैट इज नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल। अच्छा, ये जो इसमें ये बताएं कि लोगों को मेंटली एब्नॉर्मल बनाने में जेलसी का जो फैक्टर है वो कितना अकाउंटेबल? वेरी हमारे यहाँ सोशल मीडिया का दौर है, सही, ठीक है। हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स, बड़ी गाड़ियाँ, घूमना फिरना, लाइफस्टाइल।
तो हम वही देखते हैं जो हमें नज़र आता है। हाँ। हम नहीं देखते कि उसके पीछे उसकी स्ट्रगल्स क्या होंगी, या वाकई में आधे लोगों के पास पीआर में चीज़ें आ रही होती हैं, या सिर्फ सिर्फ वीडियोस के लिए आ रही होती हैं, लेकिन हम ग्लैमर को देखते हैं और हमारे अंदर फिर वो चीज़ आती है, यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, Yes. मैं भी तो इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे पास इस तरह क्यों नहीं, यार ये इतना घूमता फिरता है, मैं तो घूम नहीं सकता, यार ये परफेक्ट कपल्स हैं, हमारे मियाँ तो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं करते। तो वहाँ से एक अंदर एक चीज़ पैदा होती है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स होता है। एक जेलसी का फैक्टर आता है, लेकिन जो कुछ देखिए अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खटक आ जाती है। लेकिन फिर अगर आप सेल्फ अवेयर होते हैं कि नहीं यार ये गलत चीज़ है, मेरे पास जो है मुझे उसमें खुश होना चाहिए, तो जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है और आप दूसरों को देख रहे होते हैं, यार उसके पास एक काश, जब काश आने लगता है तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों को जेलसी में की तरफ बदलता है, और फिर वो जेलसी में जो होते हैं वो फिर लोग गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, गलत रास्तों पे फिर वो जेलसी में ना जा रहे होते हैं। अच्छा, यकीन करें कि ये जो जेलसी है ना, वाकई ये आपका अपना नुकसान करती है। बिल्कुल। इसमें आपका अपना सेल्फ जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है कि आप किसी से जल रहे हैं, किसी का क्या जा रहा है। हाँ, जो इविल आई होती है वो दूसरे को नुकसान इस तरह से पहुंचा देती है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसका मतलब जो नजर बद है ना वो तो हक बरहक है, वो तो बरहक है, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो अगर आपको लगेगी तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन जो नज़र लगाने वाला है ना, फ़ायदा उसका भी कोई नहीं है। तो जब भी आप किसी को अगर देखते हैं या किसी को कोई आपको अच्छा लगता है तो आप उसे माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। तो इससे ये है कि बहुत अच्छा एक जेस्चर भी जाता है और किसी को नज़र भी नहीं लग रही होती। लेकिन ये जो जेलस फैक्टर है, रिवेंज फैक्टर है, बेसिकली इसके जो कंपोनेंट्स है ना, ये एहसास महरूमी ही है। बिल्कुल, ये एक तरह की एहसास महरूमी होती है जो कॉम्प्लेक्स दूसरों में मौजूद होता है कि भाई मैं क्यों नहीं उसकी तरह आगे जा सकता या जा सकती। तो इसकी क्या वजूहत होती है, एहसास महरूमी क्यों होता है लोगों क्योंकि में? अक्सर बचपन में ये, क्योंकि सारे जो इश्यूज आते हैं ये आपके चाइल्डहुड से स्टेम करते हैं। सही। अब जैसे कोई शख्स है, अक्सर हम ड्रामे वगैरह भी बड़े आते हैं इस तरह कि जो एक लेडी है वो इतने बड़े घराने से नहीं है, लेकिन जब वो बाहर निकलती, यूनिवर्सिटी में निकलती है या फिर वो प्रोफेशनल लाइफ में जाती हैं, तो जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो बड़े ही हाई फाई होते हैं, उनके पास बड़ी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे उनको होता है कि ये ना मेरे पास भी हो, फिर वहाँ पे वो जेलसी फैक्टर आना शुरू होता है। तो जब जब वो महरूमियत घर से नहीं मिलती है, अब तो वहाँ से फिर उनको यार काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। तो वहाँ से जो है ना, ये बचपन से इंसान देखता है कि यार हमने गुर्बत देखी है, हमें जो है ये चीज़ मिली ही नहीं, हमने हमारे इर्द गिर्द के लोगों को देखा कि यार उसके पास इतनी अच्छी बॉटल थी, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास इतना अच्छा लंच बॉक्स था, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास इतना पेंसिल बॉक्स था, क्यों नहीं है। फिर जब वो घर पे जाते हैं तो बच्चे माँ बाप से वो फरमाइश करते हैं, तो बोलते बेटा हम नहीं कर सकते। या तो ये एक फैक्टर होता है, या दूसरा फैक्टर पेरेंट्स का भी होता है, फैमिली वालों का भी होता है, जब कंपैरिजन किया जाता है कि देखो तुम इतने मार्क्स नहीं लाते हो, वो कितने अच्छे मार्क्स लाता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंटल रोल भी होता है जेलसी फैक्टर को या कंपैरिजन को इंस्टॉल करना। पेरेंट्स को लग रहा होता है कि हम बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं कि ओ देखो इतना अच्छा पढ़ता है ये, तो हम उसको भी जब कंपेयर करेंगे तो वो भी वो पढ़ेगा, वो और नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। व्हेन यू गोइंग टू कंपेयर यू आर पुटिंग इन प्रॉब्लम्स। सही, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं फैमिली का रोल बहुत होता है इस चीज़ के अंदर। पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के अंदर से ये जो एहसास महरूमी है इसको ख़त्म करें। भाई हर पेरेंट हर चीज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी के पेरेंट उसको PS4 दिला सकते हैं तो किसी के पेरेंट उसको कोई और छोटा गेम दिला सकते हैं। तो हर हाल में अपने बच्चों को ना खुश रहना सिखाएं। बिल्कुल। पेरेंट्स शायद ये करना भूल जाते हैं या ये नहीं करते, क्योंकि हम झड़क देते हैं। नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं करना। क्योंकि आप उनको समझाएं कि देखो बेटा, अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट बनाया है, अल्लाह ताला ने किसी से नवाजता है, किसी को नहीं नवाजता। अल्लाह ताला ने हमें जितना दिया है हमें उसमें खुश रहना। जब देखें
जब वही बात है ना, बच्चा जो अपने घर का माहौल देखेगा वही सीखेगा। अगर वो देख रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में लड़ाइयाँ, अक्सर ये मेन रीज़न होता है, अम्मी कुड़ रही हैं, अम्मी वो हो रही हैं, या फैमिली वाले। लेकिन मरियम, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं ना कि वो बच्चों को अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा बड़े हाई फाई स्कूल या कॉलेज डाल देते हैं, करा क्योंकि देते हैं। देखिए ये अब वहाँ पर नेसेसिटी जो है। कंपैरिजन होता है बड़े बड़े जो फैमिलीज के बच्चे आ रहे होते हैं उनके साथ में, तो वो फिर क्लैश होता है, क्लैश ऑफ थॉट्स होता है, चीज़ों के बारे में बहुत सारे। देखिए इसका भी एक स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि जितना अच्छा हम स्कूल में डालेंगे, कंपनी का भी एक फैक्टर होता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे लोगों में उठे बैठे, लेकिन जब हम ये करते हैं तो फिर उसके साथ वो कंपैरिजन भी आता है, फिर उसमें फरमाइशें भी आती हैं, फिर वो हर चीज़ आती है। तो वहाँ पे आप फिर या तो अपने बच्चे को समझाएं कि देखो हम आपको तालीम अच्छी दे रहे हैं, आप मेहनत करके खुद करें, आप उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। क्योंकि अगर हम देखें फिर अगर ऐसी छोटी मोटी स्कूल में डालेंगे तो बच्चे की फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी नहीं हो सकेगी, फिर वो और मज़ीद दूसरे गलत चीज़ों में जा सकता है। तो देखिए प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के, देयर इज़ नो परफेक्ट प्लान। बिल्कुल परफेक्ट प्लान कोई नहीं होता, लेकिन आप जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम कोशिश करते हैं अपने आप को मेंटली फिट रखने की, या फिर दूसरों के साथ अच्छे से बेहतर से जो है वो बातचीत करने की। बहुत शुक्रिया मरियम, आप हमारे शो पर आई। शो का टाइम एंड अप हो गया है, तो आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।